गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम वितान भाग 2 का पार्ट 3 अतीत में दबे पाँव पढ़ रहे थे और अतीत में दबे पाँव पेज नंबर 48 पढ़ते हैं। तो पेज नंबर 48 का लास्ट पेरा देखिए। लास्ट पैराग्राफ पर हम थे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे मेज़बान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। अजायब घर कई बार आपको आ गया पढ़ने में, तो आप समझ गए होंगे अजायब घर है संग्रहालय। तो यहाँ पर लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता के जो खंडहर है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो जगह देखने गए थे, वहाँ के जो खंडहर वगैरह उन्होंने देखे। तो उसके देखने के बाद उनको याद दिलाया कि यहाँ पर एक अजायब घर भी है जो अभी आपको देखना बाकी है। खंडहरों से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए। तो यहाँ पर लेखक मोहनजोदड़ो के जो भी खंडहर थे, घर थे, जो भी उन्होंने देखा, तो वो तो सारे खंडहर बन चुके थे, परंतु ये जो अजायब घर था ये एक साबुत इमारत थी, यानी कि व्यवस्थित इमारत बनी हुई थी और इसमें सारा सामान रखा हुआ था। कौन सा सामान? जो खुदाई के दौरान मिला था। तो खुदाई के दौरान जो भी इनको अवशेष मिले हैं, वो अवशेष अजायब घर में रखे, यानी कि संग्रहालय में रखे हुए हैं। और ये जो अजायब घर है बहुत छोटा है। छोटा यानी जैसे कस्बे का एक स्कूल होता है, उतना ही बड़ी इसकी इमारत है। और यहाँ पर कोई ज़्यादा सामान नहीं है। जो कुछ अहम चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ हैं देखिए। कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों को, पंजीकृत मतलब सूचीबद्ध चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। क्योंकि जो भी खुदाई के दौरान जो भी इनको मिला था सामान, जो भी अवशेष इसके खुदाई के दौरान मिले थे, तो उनकी एक सूची बनाई गई थी, है ना। पंजीकृत है ना, कि सूची बनाई थी कि कितने चीज़ें मिली है, क्या क्या चीज़ें रखी, तो उनकी संख्या 50,000 से ज़्यादा है। मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं, देखिए चीज़ें तो निकली 50,000 से ज़्यादा, परंतु यहाँ जो संग्रहालय है, जो अजायब घर है, यहाँ पर बहुत कम है। बहुत कम चीज़ें यहाँ पर संग्रहालय में रखी हुई है। परंतु लेखक का ये मानना है कि ये जो कम, भले कम हो, परंतु कम होने के बावजूद भी ये सिंधु घाटी की सभ्यता दिखाने में काफ़ी है। मतलब उन कम चीज़ों से ही पता लग जाता है कि सिंधु सभ्यता कितनी कलात्मक, सुसंस्कृत, सुनियोजित व्यवस्था थी। अब क्या क्या मिला देखिए आगे यहाँ पर। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तोल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार, पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। यहाँ बताया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिली। और ये जितने भी चीज़ों के नाम आए हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, काले भूरे चित्र है, चौपड़ की गोटियाँ, ये सारे आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। क्योंकि इससे यदि ये याद कर ले तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको सभ्यता और संस्कृति का आएगा, तो ये आपको लिखने के लिए बहुत मददगार होगा ये चीज़ें, कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिली।
अजायब घर में तैनात जो अली नवाज है, मतलब अजायब घर क्या, संग्रहालय, और संग्रहालय को देख रेख करने के लिए, देखने के लिए वहाँ कोई ना कोई तो रखा जाता है ना, तो वहीं पर उनकी देख रेख के लिए एक अली नवाज व्यक्ति हैं, तो वहाँ की वो संग्रहालय की देख रेख करते थे। तो उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर सोने के गहने भी थे, परंतु क्या वो चोरी हो गए। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि देखो संग्रहालय में कई चीज़ें दिखी, कई चीज़ें नहीं, जैसे औजार, औजार तो है परंतु हथियार नहीं। हथियार कहाँ होते, जहाँ पर सैन्य शक्ति होगी, जहाँ लड़ाई होगी, युद्ध होगा, वहाँ पर हथियार होंगे। तो यहाँ पर जितनी भी अजायब घर में जो प्रदर्शित वस्तुएं थी, जो कलाकृतियाँ थी, उसमें औजार तो मिले हैं परंतु हथियार नहीं मिले। यानी कहने का मतलब कि वहाँ की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अनुशासित रही होगी। अनुशासित कैसे अनुशासित, स्वयं के द्वारा अनुशासित, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई ताकत या बल का प्रयोग किया गया होगा। हथियार कहाँ होते हैं, हथियार राजतंत्र में होते हैं, जहाँ राजाओं का राज होता है, जहाँ वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वहाँ पर हथियार होते हैं। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते। राजतंत्र, राजतंत्र, राजतंत्र राजा, राजा का तंत्र, यानी कि जिसमें समस्त शक्ति राजा के हाथ में होती है, उसे कहते हैं राजतंत्र। तो कहने का तात्पर्य समझ गए कि औजार तो है, अब औजार तो है परंतु हथियार नहीं है, वैसे जैसे कि किसी राजा के शासन में होते हैं। और औजार भी है तो औजार के पीछे भी ये कारण रहा होगा कि इनके दो उपयोग में आने वाले औजार होंगे, उनकी जीविका के साधन होंगे औजार, इसलिए वहाँ पर औजार है परंतु हथियार नहीं है। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता के शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ न रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुआ था। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, हथियार नहीं है यहाँ पर, केवल औजार है। तो इससे क्या पता लगता है कि ये जो सभ्यता थी इसमें शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, किसी बल या ताकत के बल पर यह सभ्यता का निर्माण नहीं हुआ था। यहाँ पर अनुशासन की शक्ति थी, कोई सैन्य सत्ता भी नहीं थी। सैन्य सत्ता, सैनिक कहाँ होंगे जहाँ पर राजतंत्र होगा, तो सैन्य सत्ता भी नहीं थी। अनुशासन भी कैसा, अनुशासन भी किसी बल के ऊपर नहीं, किसी ताकत के प्रयोग से नहीं, स्वयं का अनुशासन। बहुत ही अनुशासित और सुसंस्कृत सभ्यता थी, इसीलिए यहाँ पर कोई शक्ति का केंद्र नहीं मिला या शक्ति से संबंधित कोई भी इनको चित्र मिला, क्योंकि यहाँ जो अनुशासन है वो स्वयं का था, ताकत के बल पर नहीं था। तो इसलिए जो भी पुरातत्व शास्त्री हैं उनका ये मानना था कि यहाँ के समाज में एक रूपता थी और सभी नागरिक अपनी समझ के अनुसार अनुशासित थे। इसीलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नगर की योजना है, जो उसका वास्तुशिल्प है, सब समान रूप से था।
आप देखो मोहर ठप्पो, इनके भी जो आकार है वो समान रूप से थे, चौकोर या आयताकार। दूसरी बात, जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है, वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारत होना। और दूसरी क्या सबसे मुख्य बात है कि ये सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से सबसे अलग सभ्यता इसलिए है कि यहाँ पर प्रभुत्व मतलब दिखावा, आडंबर, ये सारी चीजें नहीं थी। भव्यता तो थी परंतु आडंबर नहीं था, दिखावा नहीं था। तो इतनी संपन्नता के बाद भी इस सभ्यता में भव्यता दिखाने का आडंबर बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आगे और भी कहीं खुदाई हुई थी तो वहाँ न तो कोई भव्य प्रासाद मतलब कि कोई बड़े बड़े महल मिले खुदाई में, उसके सबूत मिले, न ही मंदिर मिला, न राजाओं और महंतों के समाधियाँ मिली। तो जो भी कुछ मिला सब कुछ छोटा छोटा। आगे देखिए, दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिलते हैं दूसरी जगहों पर, यानी कि जहाँ कहीं भी राजाओं को शासन रहा होगा और उस राज शासन में यदि कोई पुरातत्व शास्त्री खोजता है या देखता है तो वहाँ राजतंत्र यदि राजाओं का होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर औजार के साथ साथ आपको हथियार भी मिलेंगे, सैन्य शक्ति और ताकत का प्रदर्शन भी मिलेगा। तो यहाँ यही बता रहे कि दूसरी जगह पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिलते हैं, है ना। जहाँ पर राजाओं का राज होगा वहाँ पर महल भी आपको मिलेंगे, धर्म से संबंधित उपासना संबंधित आपको संकेत भी मिलेंगे, कई सारी चीज़ें मिलेगी राजतंत्र से संबंधित। परंतु यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत, मोहनजोदड़ो के अंतर्गत, यानी कि जो पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंतर्गत कहीं भी भव्य राजप्रसाद मिले हैं न मंदिर, यानी कि न तो राजाओं के बड़े बड़े महल मिले हैं न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियाँ। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मूर्ति शिल्प यानी कि जो मूर्तियाँ भी मिली वो आकार में छोटी है और औजार भी छोटे हैं। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है शायद उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो राजा के सिर का मुकुट मिला है वो भी छोटा मिला है। और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही। नाव भी मिली, नाव के प्रमाण भी मिले, उसके भी सबूत मिले हैं, परंतु ये जो नाव है वो आकार में छोटी थी। और समानता कैसी थी, मिस्र की नावों जैसी। जो मिस्र है उनकी नाव और जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की उनकी नाव में समानता थी, अंतर केवल आकार का था कि यहाँ की नाव छोटी थी। आज मुहावरे में कह सकते हैं वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति। लो प्रोफाइल का मतलब कि यहाँ पर सब कुछ छोटा था। ये वाला क्वेश्चन आता भी है, कई बार आ चुका है, 2011, 2009, 2010, तो ऐसे कई बार ये जब MCQ नहीं आते थे, जब क्वेश्चन आंसर 4 नंबर के आते थे, 5 नंबर के आते थे, तब ये क्वेश्चन अक्सर आता था कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम यदि ये क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ ये बता सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी वो सबसे अलग इसलिए थी क्योंकि इसमें कोई राज्य सत्ता का प्रमाण नहीं मिला था, न धर्म सत्ता का, न किसी प्रकार की इसमें भव्यता थी, दिखावा था। तो यहाँ पर अनुशासित सभ्यता थी, यानी ये जो अनुशासन था व्यक्तियों का अपने ऊपर अनुशासन था, किसी ताकत के बल पर अनुशासन नहीं था।
तो ये जो सभ्यता की जो भव्यता है, उच्चता और भव्यता की बजाय इसको लो प्रोफाइल सभ्यता कहा गया है। लो प्रोफाइल सभ्यता का मतलब होता है लघुता में भी दिव्यता। लघुता मतलब हर चीज़ छोटी छोटी, परंतु उसमें भी दिव्यता छिपी हुई थी। लोग वहाँ के सभ्य थे, सुसंस्कृत थे, कला प्रेमी थे। कला प्रेमी का उदाहरण हमने जो पढ़ा था कि एक नर्तकी शिल्प मिला, तो उसकी जो नक्काशी है, जो उसकी कलाकारी है, वो बहुत ही अनुपम और अनूठी है। वैसी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो कला के प्रेमी भी थे, सब कुछ था, परंतु राजमहल, मूर्तियाँ, समाधियाँ, ये सारे नहीं मिले। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी। और भी इसमें बता सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मिला केवल छोटा है, जैसे कि नाव भी छोटी मिली, राजा कंकोट भी छोटा मिला। आगे देखिए, पेज नंबर 50 है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं है, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि इसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। अब देखो यहाँ इस पेरा से भी क्वेश्चन बनता है। अब ये इस पेरा से क्वेश्चन बनता है तो ज़रूरी नहीं कि यहीं से आपको सारा आंसर मिल जाएगा। आपको जो पाठ आपने पढ़ा होगा तो साधन संपन्नता कहाँ से शुरू होती है, वो सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि कैसे कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि इसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। इसका मतलब समझे आप? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, लेखक ये बता रहा है। उसके पीछे कारण उन्होंने बताया है कि यहाँ भव्यता तो थी नहीं, वो नहीं आडंबर था, नहीं दिखावा थी। संपन्नता है, संपन्नता तो थी वहाँ पर, है ना, समृद्ध था वो, परंतु दिखावा नहीं था, भव्यता नहीं थी, इसलिए लोग उसके बारे में कम जानते हैं। उनकी अनबुझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए। और क्या बात बताए, अनबुझ लिपि, और जो भी मतलब कि इतनी उत्कृष्ट कोटि का सामान मिला है, और उनके ऊपर कुछ लिखा भी है, जैसे मृदभांड है, मृदभांड पर लिखा होगा, या कहीं ना कहीं कोई भी प्रमाण मिला उस पर लिखा होगा। तो जो लिपि है, वो लिपि आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। वो क्या लिखा है, ये आज भी रहस्य ही बना हुआ है। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण, और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। तो यहाँ पर कई मिले, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज की गई पुरातत्व शास्त्रियों ने, तो कई चीज़ें मिली, कई प्रमाण मिले हैं उसकी भव्यता को साबित करने के लिए। तो उन्हीं प्रमाणों में इनके नाम बताए हैं कि क्या क्या यहाँ पर मिला। मृदभांड मिले, चित्र मिले, पशु पक्षियों की छवियाँ मतलब चित्र।
और खिलौने मिले, केश विन्यास, आभूषण, लिपि, सुघड़ लिपि, बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखी हुई लिपि, समझते हो ना आप? जैसे कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये लिपि है, कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी है। तो वहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मिला है वो किस लिपि में लिखा, क्या लिखा है, ये लोग अभी नहीं जानते हैं। और बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, केश विन्यास तो जानते होंगे, बालों की सजावट, बारीकी से उत्कीर्ण मतलब खुदी हुई आकृतियाँ, जो भी आकृति बनी उसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, उसको खोद खोद कर अच्छे से आकार दिया गया है। आगे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो आपको हर मतलब कि इस लास्ट पेरे से कई क्वेश्चन बनेंगे आपके। ये क्वेश्चन भी बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी, उसका सौंदर्य बोध है। सौंदर्य बोध मतलब ये सारी चीज़ें मिली, वो सुंदरता मतलब वहाँ की सुंदरता दिखा रही है, वहाँ की सभ्यता दिखा रही है। तो जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी, ऐसा क्यों कहा गया है? ये क्वेश्चन भी यहाँ ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, कई तरीके से पूछा जाता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य वो समाज पोषित था, अतीत के दबे पांव के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में कला के प्रति अधिक रुचि थी, कला को उन्होंने बहुत महत्व दिया था। तो वो जो कला है, वहाँ पर जो प्रमाण मिले हैं ना, तो उस प्रमाण में दैनिक वस्तुओं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो यहाँ वहाँ जो भी वास्तुकला थी, वहाँ का जो नियोजन था, तो वहाँ पर जो धातु और पत्थर की मूर्तियाँ थी, मिट्टी के बर्तन थे, उन पर बने जो चित्र हैं, वनस्पति पशु पक्षियों की छवियाँ, मोहरें, और उन पर जो बारीकी से खुदी हुई जो आकृतियाँ थी, खिलौने थे, और बालों के सजावट का सामान था, आभूषण थे। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती? ये सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता की सुंदरता को बताती है। सौंदर्य बोध मतलब सुंदरता, उसके सुंदरता का को व्यक्त करती है, उसके सौंदर्य बोध को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो मिली, ये बताएंगे, और फिर साथ में ये भी हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर न तो कोई राजा का महल मिला, न मंदिर, न समाधि, न ही वहाँ पर भवन भी बने थे, घर भी बने थे, तो वो कोई विशाल नहीं थे, न कोई भव्य थे, और न ही कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी मूर्ति मिली जिससे कि ये पता चले कि वहाँ पर अपना प्रभुत्व या दिखावा हो। तो कहने का तात्पर्य सामान्य रूप से यही है कि वहाँ पर सौंदर्य तो बहुत था, सौंदर्य बहुत पर्याप्त रूप से था, परंतु राजतंत्र का कोई प्रमाण नहीं था। तो इसीलिए कहा गया है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य राजपोषित या धर्म पोषित नहीं था। तो फिर कैसा था? समाज पोषित। आगे देखिए, अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली, जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि बारीक कशीदेकारी में काम आती होगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाली दुशाला। गुलकारी का मतलब होता है कशीदाकारी, दुशाला मोटी चादर। तो राजा की जो मूर्ति मिली थी, उसके ऊपर जो दुशाला थी, उसमें भी कशीदाकारी की हुई थी कलाकृति से। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा यहाँ क्या क्या मिला? हाथी दांत और तांबे के सुई भी मिले। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियाँ बुनी जाती थी। तो जो बड़े बड़े सुए हैं, तो उन्होंने अनुमान लगाया खोजकर्ताओं ने कि शायद इनसे बड़ी बड़ी दरियाँ बुनी जाती होंगी।
हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं है। साक्ष्य मतलब प्रमाण, सबूत नहीं मिला दरी का। वह शायद कभी हासिल न हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार मतलब नमक, लवणता, पानी में नमक, ये लवणता एक ही बात होती है। क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई। मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना भी अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पर अंत में लेखक क्या बता रहा है कि सिंधु के पानी में रिसाव के कारण क्या हो गया कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है, खुदाई का काम बंद कर दिया गया, क्योंकि पानी के रिसाव से और क्षार की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर दलदल की समस्या पैदा हो गई। तो अब दलदल हो जाने की वजह से इन खंडरों को बचाना मुश्किल था, एक समस्या बन गया था। तो आज हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।